हेलो दोस्तों। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के लिए, सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ विथ एक्सप्लेनेशन का ये पार्ट 3 वीडियो है, मतलब तीसरी वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में हमने 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया था। लगभग 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, जो कि मोस्ट प्रोबेबल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जब भी आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम होगा तो एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स वीडियो को देखना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का जो पीडीएफ है नोट्स का वो आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको कम से कम 2 बार उस पीडीएफ को भी पढ़ना है। तो इसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो वीडियो का पार्ट 3 है, और इस वीडियो में हम लोग जो आपके जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 10 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन है, हमने पार्ट 1 यहाँ पे जो पार्ट ए है उसमें 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि क्वेश्चंस हमने 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में और फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में बनाए हुए हैं, लेकिन इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। और ये क्योंकि आप 3 मार्क्स वाले या 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस अगर आप देख लेते हैं तो फर्स्ट मार्क वाला जो क्वेश्चन देखना उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, समझने के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो जब आप दोनों तीनों वीडियो जब देख लेते हैं तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ये 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन है, तो सारी वीडियो देखने के बाद जो 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ से आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, करके ही जाइएगा। और कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या पर्सनली व्हाट्सएप पे या कॉल पे हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है 10 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पार्ट सी हमारा है, 15 क्वेश्चन हमने लिए हैं और 6 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 15 क्वेश्चन को 1 शॉट में। और जो भी क्वेश्चन जो हमारा मैच करेगा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, तो उसको हम लोग स्किप करते हुए या शॉर्ट में देखते हुए चलेंगे। तो आपको वीडियो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 फिर ये वाला वीडियो आपको दिखना है। तो जब तीनों वीडियोज़ आप सीरीज़ में देखेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विथ लेबल डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ मेजर ऑर्गेनेल्स। की सेल के जो लेबल डायग्राम को बनाना है, ठीक है, अच्छा सा एक डायग्राम बनाना है, और उसके जो अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर उसके फंक्शंस को आपको डिस्क्राइब करना है। तो हमने 3 मार्क्स वाले में भी लिया था एनिमल सेल को एक डायग्राम बनाना, और उसके कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं उसके फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमारे साइटोप्लाज्म हो गए, सॉरी ये हमारे सेल मेम्ब्रेन हो गए। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लिक्विड टाइप का दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है, और उसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, सभी ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो सेल, क्योंकि ये हमारे फंक्शनल यूनिट होते हैं, मतलब हमारी जो बॉडी है वो एक एक सेल से मिलके बनी होती है, और सेल अपना फंक्शन खुद ही करता है, अपना सारा काम खुद ही करता है। मतलब सेल को अगर प्रोटीन बनाना होगा तो खुद ही कर लेगा, सेल को अगर मान लो कि रेप्लिकेशन करना होगा, डीएनए से आरएनए बनाना होगा तो खुद ही कर लेगा, सेल को डिवीज़न करना होगा, एक सेल से 2 सेल बनाना होगा तो सेल खुद ही कर लेगा। अगर कोई वेस्ट मटेरियल बन रहा है तो सेल उसको खुद ही बाहर निकाल देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो सेल अगर मान लो डेड हो गया तो सेल अपने आप को भी ख़त्म करके मतलब हमारी बॉडी की सफाई कर देगा। मतलब कि सेल अपना इतना सारा फंक्शंस खुद ही कर लेता है, मतलब खुद से एनर्जी प्रोडक्शन भी कर लेता है, एटीपी बना लेता है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन बनाना भी सेल के अंदर होता है, लिपिड बनाना भी सेल के अंदर होता है। ये जो प्रोटीन और लिपिड जो बना है उसको अच्छे तरीके से पैक करके आगे भेजना भी हमारे सेल का ही काम है। तो सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनेल्स हमने बोला, तो अलग अलग पार्ट समझ लीजिए जो अलग अलग काम कर रहा है। कोई ऐसा ऑर्गेनेल होगा जो डीएनए रेप्लिकेशन का काम कर रहा होगा, कोई होगा जो प्रोटीन बना रहा होगा, कोई होगा जो एटीपी बना रहा होगा, एनर्जी बना रहा होगा, कोई होगा जो डेड सेल हो गया या डेड ऑर्गेनेल्स हो गया या वेस्ट मटेरियल है उसको साफ़ सफाई में काम कर रहा होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर, और उसी और अलग अलग ऑर्गेनेल्स को और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल आपने पढ़ लिया है कि सबसे पहले एक बाहरी जो लेयर होता है, ये वाला जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसका नाम है।
तो क्योंकि ये बाहरी स्ट्रक्चर है, तो बाहरी स्ट्रक्चर क्यों होता है, बाउंड्री क्यों होता है, तो सबसे पहले तो इसको कवरिंग करने के लिए, एक कवर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड से, ये एक प्रॉपर शेप देता है सेल को, ठीक है। और ये सेमी परमेबल है कि बाहर से कोई सब्सटेंस अगर मान लो कि अंदर आना चाहे या बाहर जाना चाहे, तो जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि कोई भी सब्सटेंस आया अंदर चला गया, कोई भी सब्सटेंस अंदर से बाहर चला गया, ऐसा नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन उन्हीं सब्सटेंस को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेमी परमिएबल होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है और ये सेल को प्रॉपर शेप देता है। तो सेल मेम्ब्रेन का ये काम हो गया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरे होते हैं, जो भी ऑर्गेनेल्स होगा इसी लिक्विड में, इसी फ्लूइड में तैरता हुआ रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर का जो पानी है उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, तो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये वाला, ठीक है। ये जो भी ऑर्गेनेल्स हैं हमारे सेल के अंदर इसी में पाए जाते हैं, और ये जो भी केमिकल रिएक्शन, जो भी फंक्शन हमारे सेल का हो रहा है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। और ये सब्सटेंस के अंदर बाहर जाने में, मतलब कि तैरते हुए अंदर जाने में, तैरते हुए बाहर जाने में, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो ये काम हो गया साइटोप्लाज्म के। सेल के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है बीच में, ठीक है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका नाम है न्यूक्लियस। मतलब कि हमारे बॉडी में जो ब्रेन काम करता है, हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो उसी को हम लोग, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उसका क्या नाम है, न्यूक्लियस। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सेंटर में पाया जाता है। तो ये कंट्रोल सेंटर है हमारे सेल का, और इसके चारों तरफ भी एक लेयर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, और ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में, मेटाबॉलिज्म में या सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है। तो मेन हमारा जो ऑर्गेनल है हमारे सेल का, न्यूक्लियस है, उसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। अलग अलग जो ऑर्गेनल्स है उसका भी फंक्शन देख लीजिए। एक ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है, जैसे मान लो ये सेल है तो सेल के अंदर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, ये एनर्जी बनाते हैं एटीपी के फॉर्म में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और ये सेल में एटीपी बनाते हैं और सेलुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। मतलब एनर्जी बनाने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। एक दूसरा ऑर्गेनल्स होता है जिसका नाम है राइबोसोम। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम सेल के अंदर कौन करता है, राइबोसोम। फिर एक ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, तो जो भी प्रोटीन बनते हैं उसको अंदर ले जाना या बाहर ले जाना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर गोल्गी अपरेटस एक ऑर्गेनल है। गोल्गी अपरेटस का क्या काम है कि मान लो कि हमारे सेल में कहीं पे प्रोटीन बन रहा है, मान लो कहीं पे प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से पैक करने का काम, और पैक करने के बाद अच्छे तरीके से उसको शेप में लाने का काम कौन करता है, तो गोल्गी अपरेटस। मतलब कि मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग का काम किसका है, गोल्गी अपरेटस का। फिर एक ऑर्गेनल होता है लाइसोसोम, कि जब कभी मान लो कि सेल जो है वो ख़त्म हो गया, डेड हो गया, या कोई ऑर्गेनल जो है डेड हो गया, तो सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनल होता है, थैली होता है, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये एंजाइम्स बहुत ही हाई डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, मतलब कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, एसिड भरा होता है, कि जब भी ये थैली फटेगी तो एसिड रिलीज़ होगा और पूरे सेल को ही क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। मतलब कि सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, और ये अलग अलग ऑर्गेनल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो लाइसोसोम है अगर वो फट गया तो जो एसिड है पूरे सेल को ही क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो सेल के अंदर कहीं कहीं पे भारी ऐसे खाली जगह पड़ा होता है, ठीक है। और खाली जगह पड़ा हुआ है, उसमें एक्स्ट्रा जो वाटर है, न्यूट्रिएंट है, वेस्ट मटेरियल है, वहाँ पे जाके जमा होता है, उसको हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई बोन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन विथ डायग्राम। कि बोन को बताना है कि बोन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके क्या स्ट्रक्चर होता है बोन का।
तो बोन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के बोन होते हैं। जैसे कोई बोन ऐसा होता है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बीच में इस तरीके से लंबा है और किनारे किनारे में इस तरीके से स्ट्रक्चर है फ्लैट। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि बोन मान लो कि इस तरीके से है, जैसे हमारे कंधे की हड्डी होती है। कहीं कहीं पे बोन मान लो कि सिंपल इस तरीके से है। कहीं कहीं पे बोन का स्ट्रक्चर मान लो कि इस तरीके से अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है। तो हमारी बॉडी में बोन का जो शेप साइज़ है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताना है कि इसका लॉन्ग बोन का, और सबसे पहले बताना है कि बोन होते कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले समझो कि बोन क्या होता है। तो बोन क्या होता है, तो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑर्गेनल्स को दो ऑर्गेन को, दो सिस्टम को कनेक्ट करता है, ठीक है। और हमारे बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मान लो हमारी बॉडी में अगर मान लो बोन ही ना रहे तो हमारे बॉडी का जो प्रॉपर फ्रेम है, जो हम इस तरीके से खड़े हो रहे हैं, वो नहीं होगा। हम लोग लुढ़कना स्टार्ट कर देंगे, बिना हड्डी का शरीर कैसा रहेगा। तो हमको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट चलने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करता है क्योंकि ये हार्ड है, प्रोटेक्ट करता है चोट लगने से, सब कुछ से। बोन का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं उसके शेप से। सबसे पहले लॉन्ग बोन। अभी आपने क्या देखा कि एक बोन है जो बिल्कुल इस तरीके से लंबा है और फ्लैट किनारे स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या होता है, तो इसका लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है, ठीक है। और इसके जो दोनों तरफ डाइफाइसिस स्ट्रक्चर होते हैं और एंड में एपिफाइसिस, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग एपिफाइसिस बोलते हैं। और बीच में जो लंबा वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग डाइफाइसिस बोलते हैं। मतलब कि लंबा वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हमारा डाइफाइसिस है। और यहाँ पे जो किनारे किनारे जो बना है इसको एपिफाइसिस बोलते हैं। ये हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो लॉन्ग बोन में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जांघ की जो हड्डी है, ठीक है, हाथ की जो हड्डी है, रेडियस, अल्ना के उन्हीं के पास जो हड्डी है, वो सब किसका एग्जाम्पल है, लॉन्ग बोन का। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बोन का शॉर्ट बोन, ठीक है। तो शॉर्ट बोन में क्या है कि लंबाई और चौड़ाई, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि लंबाई और चौड़ाई बोन का एक ही जैसा है, ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा चौड़ा है, एक ही जैसा है, ठीक है। और उसमें मूवमेंट बिल्कुल कम होता है, जैसे हमारे कंधे की जो हड्डी है या हमारा जो हथेली की जो हड्डी है, ठीक है, टार्सल्स, वो। फिर बोन एक होता है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन क्या होते हैं, तो बिल्कुल पतले बोन होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके माथे में जो हड्डी है, ठीक है, जो आपका जो रिब्स है, मतलब रीढ़ की जो हड्डी है, ये सब क्या है, बिल्कुल फ्लैट बोन है, बिल्कुल पतला, एकदम उसका जो मोटाई होगा बहुत कम होगा। कुछ ऐसे बोन्स होते हैं जिनका शेप साइज़ मतलब कि इरेगुलर होता है, मतलब कि प्रॉपर शेप और साइज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपके वर्टिब्रेट्स का जो बोन है पीछे, जो आपके रीढ़ की हड्डी का जो बोन है, जो आपके मतलब हिप का जो बोन है, मैंडिबल जो है आपके जो जॉ, लोअर नीचे वाला जो जॉ है आपका मसूड़ा, उसका जो बोन है वो सब क्या है, इरेगुलर शेप में होता है, इसलिए हमने इसको इरेगुलर बोन बोला। फिर सिस्मॉइड बोन होता है, ठीक है। सिस्मॉइड बोन का क्या मतलब है कि बहुत छोटे होते हैं और टेंडन्स के बीच में इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, इस तरीके से पतले पतले छोटे छोटे बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपके जो ठेहुना है और इसके बीच में छोटा सा इस तरीके से हड्डी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेटेला, तो सिस्मॉइड बोन है। तो इस तरीके से बोन के अलग अलग उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बोन को अलग अलग क्लास में बांटते हैं, जैसे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सिस्मॉइड बोन। तो ये आपके टाइप ऑफ बोन्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, मतलब यहाँ पे जो फिगर है ये वाला लॉन्ग बोन का फिगर है, इसका स्ट्रक्चर आपको समझाना है। तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो ये जो लंबा वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफाइसिस। और ये जो किनारे में इस तरीके से जो फ्लैट चौड़ा वाला जो पार्ट है ये वाला दोनों तरफ, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एपिफाइसिस। और यहाँ पे जो बोन है, जो ऊपर वाला जो लेयर है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो इसको हम लोग कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। उसके नीचे वाला जो लेयर है उसको हम लोग पेरिस्टेनियम बोलते हैं। और अंदर एक खाली स्पेस है, ठीक है, बोन के अंदर खाली जगह होता है जिसको हम लोग मैरो कैविटी बोलते हैं। और मैरो में भरा होता है बोन मैरो, यहाँ पे भरा होगा क्या, बोन मैरो। और यहीं पे हमारे बॉडी का जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो यहीं पे होता है बोन मैरो में, ठीक है। तो ये मतलब कि स्ट्रक्चर हो गया आपके लॉन्ग बोन का। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो डाइफाइसिस होता है, मतलब कि ये लंबा वाला, ठीक है, और वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, मेनली बोन का मेनली बना होता है इस तरीके से। एपिफाइसिस क्या है, एपिफाइसिस जो किनारे पे जो इस तरीके से है, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, एपिफाइसिस है। ये क्या है, तो ये एंड होता है बोन का, लॉन्ग बोन में ये पाया जाता है।
और इसमें जो बोन मैरो है वो रेड कलर का पाया जाता है, ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं, बनते हैं। मेटाफाइसेसिस, ठीक है, तो ये इस दोनों के बीच का जो एरिया है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफाइसेसिस बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये मतलब कि बच्चे को हेल्थ मतलब ग्रोथ में, ठीक है, बोन के लंबाई में, ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरिस्टोनियम क्या होता है, तो जो बोन का जो कवरिंग है, ये वाला बोन के चारों तरफ जो कवरिंग है, इसको हम लोग पेरिस्टोनियम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, उसको मतलब कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रिपेयर करता है, अटैचमेंट करता है, मसल्स के साथ जोड़ने में हेल्प करता है, कौन, पेरिस्टोनियम। कॉम्पैक्ट बोन की हड्डी के वो वाला पार्ट जो बिल्कुल हार्ड है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, मतलब डेंस है, हार्ड है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे बोन का स्ट्रक्चर होता है, और यहीं पे हमारा पाया जाता है क्या, बोन मैरो, ठीक है। तो इस तरीके से बोन का, लॉन्ग बोन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या है बोन का, तो आपको पता है कि हमारे बॉडी को एक प्रॉपर शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को मतलब कि सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी है, रीब केज है, तो इसके जस्ट पीछे हमारा हार्ट है, इसके जस्ट पीछे हमारा लंग्स है, मतलब कि वाइटल ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ये भी काम है हमारे बोन्स का, हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। और जो भी मतलब कैल्शियम या फॉस्फेट जो खा रहे हैं, तो वो जाके कहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो बोन में ही डिपॉजिट होता है। तो मतलब कि एक तरीके से ये मिनरल्स का स्टोरेज का भी काम करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन बोन का, कि बोन मैरो में हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बोन के, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, एड अ नोट ऑन होमोस्टेसिस ब्लड क्लॉटिंग, कि बताना है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है और ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। हमने बताया था कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमने बताया था कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हमारे ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। और ये ब्लड है, इसका आप कंपोजिशन देखोगे तो एक लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर, हमको फ्लूइड स्ट्रक्चर मिलता है, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा। और उसमें कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, और सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जैसे एक सेल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, और एक होता है प्लेटलेट। मतलब कि हमारे ब्लड में एक तो प्लाज्मा मिलता है, मतलब कि लिक्विड पानी जैसा सब्सटेंस, और कुछ सेल मिलते हैं। सेल 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो ब्लड का मेन कंपोजिशन क्या है, तो उसमें प्लाज्मा होगा और सेल होगा। प्लाज्मा 55% होते हैं, सेल 45% होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में भी अगर देखा जाए तो प्लाज्मा में ज़्यादातर जो क्वांटिटी है उसमें वाटर होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे कि हमने कोई खाना खाया या पानी पिया या कोई ड्रग लिया या कोई न्यूट्रिएंट है या कोई प्रोटीन्स हैं अलग अलग टाइप के, वो कहाँ पे पाया जाएगा, प्लाज्मा में ही पाया जाएगा, ठीक है। कुछ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा का क्या काम है, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हार्मोन्स उसमें होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को साथ में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, मतलब कि जितना ज़्यादा प्लाज्मा होगा उतना ज़्यादा हमारे बॉडी में ब्लड होगा। क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है, ठीक है। एसिड बेस मेंटेन करता है। तो ये प्लाज्मा का फंक्शन होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब कि कितने टाइप्स के सेल हैं हमारे ब्लड में, तो हमारे ब्लड में 3 टाइप के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी का क्या काम है, तो जब भी हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं लंग्स के थ्रू, तो ऑक्सीजन हमारे जाता है ब्लड में, ठीक है। और ब्लड में जो आरबीसी है इस ऑक्सीजन से बाइंड करता है और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है। आरबीसी के सरफेस पे एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, यही ऑक्सीजन से बाइंड करता है और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है। मतलब कि आरबीसी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करना, ऑक्सीजन को ढो के इधर से उधर ले जाना, ठीक है। और इसी में पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन के सप्लाई में और कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई में हमको हेल्प करता है। आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पेन 120 डेज होता है, कि मतलब कोई आरबीसी नया बना तो वो 120 दिन तक काम करेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। सेकेंड टाइप का जो सेल है हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी, कि जब भी हमारे बॉडी में कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है, तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी है वो इस बैक्टीरिया को किल करने में, इसको मारने में हेल्प करता है। मतलब हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या हो गया, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक तीसरा टाइप का सेल होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट का क्या काम है, कि जब भी मान लो कि कहीं पे कट फट होगा, तो कट फट होता है तो क्या होता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ध्यान देते हुए कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है।
तो क्लॉटिंग करवाने का काम कौन कर रहा है? तो इसमें प्लेटलेट है, जैसे ही कहीं पे कट फट होगा तो प्लेटलेट कटे हुए एरिया में आके इस तरीके से जमा हो जाते हैं और क्लॉट बनाते हैं। मतलब कि जो प्लेटलेट है उसका मेन फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग करना, ठीक है, क्लॉटिंग करना। तो इस तरीके से WBC, RBC और प्लेटलेट का क्या काम है आपने देख लिया। RBC का क्या काम है? ऑक्सीजन सप्लाई करना। WBC का क्या काम है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और प्लेटलेट का क्या काम है? ब्लड को क्लॉट करवाना। तो ये अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं ब्लड के सेल्स के, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है क्या? हीमोस्टेसिस, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है उसको आप समझ लो कि जब भी कहीं पे कट होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे मान लो कट हुआ, तो कट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा, इस तरीके से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही कट होता है तो ये मान लो कि ये हमारे प्लेटलेट हैं, आपको पता है कि प्लेटलेट ही क्लॉटिंग कराएगा। तो जैसे कहीं पे कट होता है तो सारा का सारा जो प्लेटलेट है वो इस तरीके से मूव करके जहाँ पे कट वाला एरिया है उस तरीके से वहाँ पे जाके इस तरीके से जमा होने लगते हैं, एग्रीगेशन करने लगते हैं। और ये प्लेटलेट रिलीज करते हैं प्रोथ्रोम्बिन नाम का क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, चेंज होता है थ्रोम्बिन में, कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन होता है, इसको कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, ठीक है। और फाइब्रिन कैसा होता है? तो फाइब्रिन धागा टाइप का, इस तरीके से धागा का समझ लो, कपड़ा का इस तरीके से जाल होता है, इसी को बोलते हैं फाइब्रिन। तो जब मान लो जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे इस तरीके का जाल बन जाएगा ऐसे, तो बाकी जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ये इस तरीके से रोक दिया उसको। और इसी को तो बोलते हैं क्लॉट, मतलब कि फाइब्रिन बनना ही मतलब कि क्लॉट होता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्लॉटिंग होता है, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कहीं पे कटेगा तो वहाँ पे थोड़ा देर के लिए वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल थोड़ा पतला हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे प्लेटलेट वहाँ पे जाके जमा होने लगते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा प्लेटलेट वहाँ पे आके जमा होने लगते हैं और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लॉट फॉर्मेशन जैसे स्टार्ट होगा तो प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन बनेगा, फाइब्रिनोजेन से फाइनली हमारा फाइब्रिन बनेगा और फाइब्रिन ही हमारा क्या होता है? क्लॉट होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, प्लेटलेट पहले वहाँ पे जमा होगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और यही तो होता है क्लॉट। और क्लॉट हमको ब्लड ब्लीडिंग से मतलब कि बचाता है। तो ये हो गए क्लॉटिंग, ओके। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट, एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक, पल्मोनरी एंड कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो एक हार्ट का सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। हार्ट एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गन होता है जो हमारे थोरेसिक कैविटी में मतलब कि छाती वाले एरिया में पाया जाता है। इसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करना, कि जो भी हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को लेके हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचना है। तो अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो हार्ट करेगा। मतलब हार्ट एक तरीके से मोटर का काम कर रहा है, ठीक है, पंपी सेट का काम कर रहा है और ये ब्लड को पंप करके हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड, ये जो हार्ट है, हार्ट के में 4 इस तरीके से रूम बने होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चेम्बर, ठीक है। तो हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, दोनों ऊपर वाले चेम्बर को बोलते हैं एट्रियम और दोनों नीचे वाले चेम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। क्योंकि ये राइट साइड में है तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, कौन कौन से? 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट से, ठीक है, अलग अलग पार्ट से इस तरीके से CO2 वाला ब्लड इस राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। और राइट एट्रियम में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि इसको दबाएंगे, जैसे आप स्पंज को कैसे दबाते हो, तो मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस तरीके से दबेगा तो इसमें जो ब्लड है वो क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा? हमारे राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे CO2 वाला ब्लड। अब यहाँ से ये ब्लड इस तरीके से बाहर निकलता है और ये ब्लड जाता है हमारे लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स से आपने ऑक्सीजन लिया हुआ है तो ये CO2 इसको दे देगा और इसको दे देगा ऑक्सीजन। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे अंदर जाएगा हमारे हार्ट में, यहाँ पे। अब ये ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। फिर इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पहुँचेगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से एक पाइप निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोटा, और ये हमारे पूरे बॉडी में इस तरीके से ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। अब इसका नाम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल
CO2 वाला ब्लड होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेन, और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। मतलब समझ लो कि दो टाइप का पाइप है हमारे बॉडी में, एक पाइप में ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी, और एक पाइप है जिसमें CO2 वाला ब्लड जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं वेन। तो ये CO2 वाला ब्लड लेके आता है, ठीक है, राइट एट्रियम में, तो इस वेन का नाम है वेना कैवा, ठीक है। यहाँ से CO2 वाला ब्लड राइट एट्रियम से लंग्स की तरफ जा रहा है, तो क्योंकि हमारे पल्मोनरी एरिया में जा रहा है तो इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये अपवाद है, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसा ब्लड जा रहा है, CO2 वाला, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ से ये जो ब्लड है इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड हो गया और यहाँ से पहुँचेगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो इसका नाम होना चाहिए क्या, आर्टरी, लेकिन इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन, ये भी एक्सेप्शन है। फिर ब्लड हमारा ऐसे गया राइट एट्रियम में, फिर यहाँ से एरोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में पहुँच गया। तो ब्लड अगर यहाँ से निकल के पूरे बॉडी में पहुँच रहा है, सिस्टम में पहुँच रहा है, तो इस टाइप के ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्योंकि पल्मोनरी एरिया में पहुँच रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया हो गया होगा, एक बार एक रीड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ब्लड है हार्ट के द्वारा, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड पहुंचता है, ठीक है। क्या करने के लिए, तो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, हार्मोन को, अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो सिस्टमिक क्या है कि यहाँ से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में पहुँचना, सिस्टम में पहुँचना सिस्टमिक, और यहाँ से लंग्स वाले एरिया में पहुँचना पल्मोनरी। कोरोनरी क्या है कि यहाँ पे जो एरोटा है, एरोटा से ही एक पतला सा आर्टरी निकल के हमारे हार्ट पे जाता है, क्योंकि हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, और ये आर्टरी है जो एरोटा से ही निकल के जाता है, इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इस एरिया में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। ये हमारा हार्ट है और यहाँ से CO2 वाला ब्लड हमारे कहाँ पे जाना, लंग्स में जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका पाथवे क्या है, तो राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, ठीक है, वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में गया, और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो यहाँ पे पहुँचा। तो इसका ये पाथवे है, ठीक है। ये अब फंक्शन आप एक लोग पढ़ लीजिएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या क्या मतलब है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का पूरे बॉडी में पहुंचना, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा पहुंच रहा है एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो फंक्शन आप देख लीजिएगा कि इसका काम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है। ये कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो हार्ट खुद को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। ये मान लो कि एरोटा है, तो एरोटा से एक आर्टरी निकल के हमारे हार्ट में ही जाता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए, इसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये एरोटा से कहाँ पे गया, कोरोनरी आर्टरी में गया, और ये हार्ट मसल्स में जाता है, और इस तरीके से कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो फंक्शंस आप लोग देख लीजिएगा, अलग इसका जो डिफरेंस है वो एक बार आप लोग पढ़िएगा PDF से, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायग्राम एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कि एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है कि सांस लेने से रिलेटेड है, मतलब कि हमारी बॉडी को रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक एक सेल जो है वो अपना काम करता है, और सेल को काम करने के लिए चाहिए ATP एनर्जी, ATP के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। और ATP कैसे बनता है आपको पता है, ATP बनता है जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज, और जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, उसी को यूज़ करके बनाता है हमारा जो सेल ATP। मतलब कि हमारे सेल को खाना भी चाहिए और सांस भी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन भी चाहिए। तो खाना तो हमको मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम से मिल जाता है, कि हम जो भी खाना खाएंगे वहाँ से हमारे को ग्लूकोज मिल जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो ऑक्सीजन मिलने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, कैसे कहाँ से कौन सा स्टार्ट होता है उसको देखो। तो सबसे पहले हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, तो नेज़ल कैविटी से, नाक वाला एरिया से ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा। फिर नाक के अगले वाले पार्ट में, इस नाक का जो ये वाला स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं नेज़ल कैविटी।
फिर ऑक्सीजन हमारा नेजल कैविटी के बाद एक एरिया में पहुंचता है जिसका नाम क्या है, फेरिंग्स। फिर गले वाले एरिया में पहुंचता है जिसका नाम क्या है, लैरिंग्स। और लैरिंग्स के जस्ट नीचे एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है क्योंकि हमारे पास दो लंग्स हैं, एक हमारा राइट लंग्स चला जाएगा, एक हमारा लेफ्ट लंग के पास चला जाएगा, और फिर एयर हमारे लंग्स के पास पहुंच जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन वाला। फिर लंग्स से हमारे ब्लड में पहुंचेगा ऑक्सीजन, फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको स्टडी करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए एक सिस्टम होता है, ठीक है, और ये हमारे बॉडी के अलग अलग सेल को क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन है, तभी हमने बताया कि नोज़ और नेजल कैविटी, कि ये वाला जो एरिया है नाक वाला, नाक से हम लोग क्या ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ये वाला जो पैसेज है नाक का जो के बीच में जो स्पेस है इसी को हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी, और ये वाला नोज़ है। तो नेजल कैविटी का क्या काम है, तो ये ऑक्सीजन को एंट्री करने में हेल्प करता है, और जो भी डस्ट पार्टिकल या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में घुस जाता है नाक में, तो आपको पता है कि नाक में बाल होते हैं, उस जो भी डस्ट पार्टिकल कुछ भी जाएगा उसको क्या करेगा, रोक लेगा, उसको हमारे बॉडी को मतलब कि प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये वाला पार्ट, नेजल कैविटी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट जो क्या है, फेरिंग्स वाला का गला वाला जो एरिया है फेरिंग्स वाला एरिया है। ऑक्सीजन यहाँ से ट्रेवल करके फेरिंग्स वाले एरिया में पहुँचा, ठीक है, और फेरिंग्स में वहाँ पे पहुँचने के बाद, ठीक है, फिर ऑक्सीजन हमारा लैरिंग्स वाले एरिया में पहुँचता है। ये आपको जो अलग अलग पार्ट है उसको आपका नाम ध्यान रखना है। लैरिंग्स में जाने के बाद अब ब्लड जो है ऑक्सीजन जो हमारा ट्रैकिया में पहुँचेगा, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है, तो गले वाले एरिया में इस टाइप का इस पे सी शेप का कार्टिलेज बना होता है, ठीक है, ये वाला, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया ऑक्सीजन को सप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ट्रैकिया आपको पता चल गया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सी शेप कार्टिलेज होता है इसमें, ठीक है। और ये आगे जाके हमारे मतलब लैरिंग्स और हमारे जो ब्रोंकी वाला जो एरिया है लंग्स का उससे जाके मिलता है। ब्रोंकी क्या होता है, तो ये जो ट्रैकिया है वो आगे चल के दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और ये हमारा लंग्स है। ये तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी, और ये वाला जो एरिया है वो ट्रैकिया है, ठीक है। तो ब्रोंकी क्या है, तो ये भी एक तरीके का पाइप ही है जो ऑक्सीजन को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो ये हमारे दो लंग्स होते हैं, जो यहाँ पे ऑक्सीजन जब पहुँचता है तो यहाँ से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है। तो लंग्स हमारा जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, तो लंग्स के अंदर, ठीक है, ये जो पाइप है, पतले पतले पाइप्स हैं, लंग्स के अंदर एक बैलून टाइप का स्ट्रक्चर में जाके मिल जाता है इस टाइप से, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। फाइनली ऑक्सीजन यहाँ पहुँचेगा और ऑक्सीजन यहाँ से पहुँचता है हमारे ब्लड में। ये मान लो कि ब्लड वेसल्स है, ऑक्सीजन यहाँ पहुँचा और यहाँ से ट्रेवल करके पहुँचेगा हमारे ब्लड में। मतलब एल्वियोलाई एक थैली टाइप का, बैलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे लंग्स में ही होता है, ठीक है, और वहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है उसको समझो, कि मतलब सांस हमारी बॉडी में कैसे लेते हैं। तो आपको पता है, ठीक है, ये है रीब केज हमारे छाती की जो हड्डी है रीब केज, ठीक है, ये वाला, और रीब केज के जस्ट नीचे पता है कि लंग्स है, इस तरीके से लंग्स है, और यहाँ पे एक मसल्स होता है इस तरीके से, ये वाला मसल्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। होता क्या है कि अब रीब केज के बीच में आपको पता है कि यहाँ पे मसल्स होते हैं, यहाँ पे रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, इसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। तो जब भी हम सांस लेने वाले होते हैं, एयर इनहेल करने वाले होते हैं, मतलब ऑक्सीजन, तो हमारे जो ब्रेन है हमारा, वो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स को, डायफ्राम को मैसेज भेजता है कि डायफ्राम तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स वो साइड में इस तरीके से मूव करते हैं। मतलब छाती जो है वो हमारा फैलता है, ये ऊपर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये चारों तरफ बाहर की तरफ। तो जैसे ही ये इस तरीके से इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ फैलेगा और डायफ्राम नीचे जाएगा, तो हमारा जो छाती का जो स्पेस पहले इतना बड़ा था, अब छाती का स्पेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही स्पेस बड़ा होगा तो ऑक्सीजन तुरंत हमारे लंग्स में घुस जाएगा। तो जब हम सांस लेते हैं, मतलब इनहेल करते हैं, तो उस टाइम हमारे बॉडी में ये चेंज आता है, मतलब इंटरकोस्टल मसल, जो छाती का जो मसल्स है वो फैलता है, नीचे डायफ्राम है वो नीचे जाता है, मतलब डायफ्राम पहले ऐसे था, फ्लैट हो गया, मतलब ज़्यादा स्पेस बन गया, और इस तरीके से एयर हमारा अंदर चला जाता है। जब सांस छोड़ने वाले होते हैं तब क्या होता है, तो सांस छोड़ने वाले होते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स है
अब जो ये जो डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था, अब इंटरकोस्टल मसल्स है वो उसको अंदर की तरफ ठेलेगा ऐसे ऐसे, और डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब जो स्पेस जो पहले इतना था, अब स्पेस मान लो कि छोटा हो गया, मतलब प्रेशर पड़ रहा है चारों तरफ से। तो अब इसमें जो प्रेजेंट CO2 होगा वो सीधा कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सांस लेने और सांस छोड़ने के क्रम में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में अब क्या होता है कि जो डायफ्राम है वो हमारा क्या हो गया, फ्लैट हो गया। इंटरकोस्टल मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक्सपैंड होता है, ज़्यादा स्पेस बन गया, ज़्यादा स्पेस बन गया तो ऑक्सीजन हमारा कहाँ चला गया, अंदर चला गया। एक्सपायरेशन मतलब हवा एयर छोड़ने टाइम, सांस छोड़ने टाइम क्या हो रहा है, तो डायफ्राम रिलैक्स होता है, मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स साइड से प्रेशर लगाएगा, स्पेस छोटा होगा, स्पेस छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अभी हमने आपको समझाया फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है वो आपको ऑलरेडी पता है। ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, और हमारे जो आवाज़ निकलता है लैरिंग्स के द्वारा, उसमें भी हमको हेल्प करता है। ठीक है, और जो भी मतलब बाहर से कुछ बैक्टीरिया वायरस से कुछ भी जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने का हेल्प करता है हमारी बॉडी में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये फंक्शन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम और डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है और समझाना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या, कि जो भी हम लोग मतलब रोटी या चावल या कुछ भी खा रहे हैं तो ये कम्प्लेक्स फूड है, मतलब कि खाना बड़ा है, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में नहीं जाएगा। अभी हमने बताया कि हमको ऑक्सीजन ATP बनाने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, और इससे बनेगा क्या, ATP। तो हम लोग डायरेक्टली ग्लूकोज तो लेते नहीं हैं, हम लोग लेते हैं चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो ये जो कम्प्लेक्स फूड है चावल रोटी, उसको पहले सिंपल फॉर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और सिंपल फॉर्म में तोड़ने के बाद फिर वो हमारे ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इस कम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में टूटना, यही तो कहलाता है डाइजेशन, पाचन। और जो भी ऑर्गन, जो भी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं डाइजेशन में हमको हेल्प कर रहा है, जो सिस्टम हमको हेल्प कर रहा है, उसी का नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमको डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब कि पाए जाते हैं या हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन आपको पता है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो अपने मुंह में ही चबाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दांत के हेल्प से, टंग के हेल्प से। फिर हमारे मुंह में ही एक ग्लैंड पाया जाता है, स्पेशल टाइप का मसल्स पाया जाता है, जिससे कुछ रस निकलते हैं, जिसको हम लोग स्लाइवा बोलते हैं, हिंदी में उसको लार बोलते हैं, और उसको बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। ये भी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है कि जैसे आप कोई चीज़ चबाते हैं तो उसको बोलस बनाने में, उसको मतलब कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पानी पानी टाइप का बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, स्लाइवा। ठीक है, और फिर खाना जो है एक पाइप के थ्रू, ठीक है, एक पाइप है यहाँ पे, और पाइप के थ्रू जो खाना है वो हमारे पेट में मतलब कि स्टोमक में पहुँच रहा है, और उस पाइप का क्या नाम है, इसोफेगस। इसोफेगस में खाना पहुँचने के बाद ये मान लो कि हमारा इसोफेगस है, खाना हमारा कहाँ पहुँचता है, ये हमारे स्टोमक में, और स्टोमक में यहाँ पे एक एसिड सिक्रीट होता है HCl, ये खाना को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ता है। फिर खाना थोड़ा आगे बढ़ता है, इस तरीके से खाना आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे एक ऑर्गन होता है पैंक्रिया, पैंक्रिया में से कुछ जूस निकल के हमारे खाने में मिलता है। यहीं पे होता है लीवर, गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर से कुछ हमारा जो यहाँ पे पित्त है वो जाके हमारे खाने में मिलता है, इस तरीके से। ठीक है, फिर खाना आगे बढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से इस तरीके से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से इस तरीके से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर जो न्यूट्रिएंट है एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला जो है पीला वाला लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और ये एनस है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, और यहाँ पे ये हमारा लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे यहाँ पे गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ऑर्गन है। अब अलग अलग ऑर्गन का क्या काम है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो माउथ। माउथ में आपको पता है क्या होता है कि खाना हम लोग वहाँ से लेते हैं और चबाते हैं, मतलब डाइजेशन हमारा वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें टीथ अलग अलग दांत होते हैं, दांत का क्या काम है, तो खाना को चबाना। ठीक है, उसका मैस्टिकेशन करना, और वहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड होता है, स्लाइवा उसमें मिलता है, और थोड़ा हमारा खाना का डाइजेशन होता है, मतलब कि माउथ का ये काम है। स्टोमक का क्या काम है, तो अभी हमने बताया कि स्टोमक में आपको यहाँ पे HCl सिक्रीट होता है, पेप्सिन सिक्रीट होता है,
पेप्सिन है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl खाना को छोटे छोटे पार्ट में और तोड़ता है, मतलब यहाँ पे HCl बन रहा है, ठीक है। और यहीं पे हमारे पेप्सिन मिलते हैं जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं और खाना को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। तो स्टमक का ये काम हो गया। फिर अगला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो खाना को और छोटा तोड़ते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, बिल्कुल सिंपल बना देते हैं, जैसे माल्टोज, पेप्टिडेज, एमिनो एसिड, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो फाइनली है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे मान लो कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो न्यूट्रिएंट टूट गया है छोटे छोटे फॉर्म में, अब ये फाइनली एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में यहाँ से पहुँच जाएगा। मतलब कि न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है और जो कंप्लीट डाइजेशन है, मतलब डाइजेशन पूरी तरीके से पाचन कहाँ पे हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं से जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे ब्लड में पहुँच जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये काम है, ठीक है। अलग अलग कौन सा एंजाइम है जो हेल्प करता है, तो आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे माल्टेज है ग्लूकोज को डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। पेप्टिडेज है जो हमारे प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ने में हेल्प करता है, इस तरीके से। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है आपको हमने बताया। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट छोटे छोटे फॉर्म में टूट गया और उसका ब्लड में जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखो ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस पे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक, उंगली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो भी मान लो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट जो यहाँ पे टूटे हैं, डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसका नाम है विलाई। इसको मतलब विलाई या माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई क्या करता है, इस न्यूट्रिएंट को ऐसे एब्जॉर्ब करा के ब्लड में भेज देता है। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो भी ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन जो भी है उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाता है, ब्लड में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, तो अब तो जो भी न्यूट्रिएंट है वो तो एब्जॉर्ब हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो भी पानी आपने पिया है, जो भी लिक्विड है, उसको एब्जॉर्ब करा के हमारे ब्लड में पहुंचाना। मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसका अलग अलग फंक्शन है। एक बार PDF को आप लोग पढ़िएगा, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक बार आप 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाला जो वीडियो है उसको एक बार, इसका जो पिछला वीडियो है उसको देखिएगा और इस PDF को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने डिटेल में वहाँ पे बताया हुआ है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम एंड बेसल गैंग्लिया। तो व्हाट इज़ सेरेब्रम, व्हाट इज़ बेसल गैंग्लिया। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है, ब्रेन है। ब्रेन का अलग अलग पार्ट होता है और अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे मान लो ये ब्रेन है, तो ब्रेन का कोई पार्ट होगा जो हमको सोचने में, समझने में, मेमोरी में, कुछ चीज़ याद करने में हेल्प कर रहा होगा। कुछ ऐसा पार्ट होगा जो हमको लर्निंग में, कोई चीज़ नया चीज़ सीखने में हमको हेल्प कर रहा होगा। कोई ऐसा पार्ट होगा जो हमको चलने फिरने में हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। कोई ऐसा पार्ट होगा जो हमको नींद आ रहा है कि नहीं, हम सांस लेंगे कि नहीं, हमारा हार्ट काम करेगा कि नहीं, वो मान लो कंट्रोल कर रहा होगा। तो ब्रेन का अलग अलग जो पार्ट है वो अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि सेरेब्रम का क्या फंक्शन है और बेसल गैंग्लिया का क्या फंक्शन है। तो सेरेब्रम क्या होता है, तो ब्रेन का सबसे अपर वाला जो बिगेस्ट पार्ट है, जो यहाँ पे दिख रही होगा, ये पीला वाला पार्ट, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। और सेरेब्रम के जस्ट नीचे यहाँ पे जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। तो सेरेब्रम जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है ब्रेन का, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है, और बेसल गैंग्लिया का क्या फंक्शन है, उसको हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सेरेब्रम क्या है, हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, और ये सेंटर में पाया जाता है, जो मेनली देखिए इंटेलिजेंस के लिए, मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए, थिंकिंग के लिए, इमोशन के लिए, सेंसेशन के लिए और वॉलंटरी मूवमेंट के लिए। मतलब हम लोग का चलना फिरना, हमारा दिमाग कैसे काम करेगा, कोई चीज़ कैसे याद रहेगा, हम कैसे कोई चीज़ को रिएक्ट करेंगे, कोई चीज़ नया कैसे सीखेंगे, हम कैसे सोचते हैं, वो सारा चीज़ कंट्रोल होता है कहाँ से, सेरेब्रम से, ठीक है। सेरेब्रम को जैसे मान लो कि ये हमारा, अगर मान लो सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम है, तो सेरेब्रम को अलग अलग पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं लोब, ठीक है। तो सेरेब्रम में भी कौन सा पार्ट, कौन सा लोब कौन सा फंक्शन करेगा उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें अलग अलग लोब्स होते हैं, जैसे राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। कि लेफ्ट वाले एरिया को क्या नाम देंगे, जैसे हमारा जो ब्रेन है उसको आप आधा, जैसे मान लो ये हमारा ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये हमारा ब्रेन है, ऐसे मान लो, तो एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, तो ये राइट हेमिस्फीयर हो गया, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। तो इस तरीके से राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है।
अलग अलग इसमें एरिया है जिसको हमने क्या नाम दिया, लोब नाम दिया। जैसे फ्रंटल, सामने वाले लोब्स को, जैसे यहाँ पे देखो ये सामने वाला हमारे ब्रेन के सामने वाला पार्ट है, हम सामने वाले देख मतलब बिल्कुल हमारे माथा की तरफ, ठीक है, तो इसको फ्रंटल लोब बोल देंगे, ठीक है। बैक में है तो उसका अलग नाम हो जाएगा। इस तरीके से उसके लोकेशन के हिसाब से उसका अलग अलग उस लोब्स का नाम है, ठीक है। सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, तो अभी हमने बताया कि हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। टच को, पेन को, टेम्परेचर को, विज़न में, हियरिंग में, टेस्ट में हेल्प करता है, मतलब कि सूंघना, देखना, सोचना, ठीक है, टेम्परेचर फील करना, दर्द फील करना, ये सब किसका काम है, सेरेब्रम वाले एरिया का काम है। सोचने में, कोई चीज़ समझने में, ठीक है, कोई चीज़ डिसीजन लेने में, नया चीज़ सीखने में, हम कितना इंटेलिजेंट होंगे, हम लैंग्वेज कौन सा बोलेंगे, क्या सीखेंगे, हमारा इमोशनल बिहेवियर क्या होगा, वो सारा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है किसका, मतलब ब्रेन का जो मोस्टली जो मोटा मोटी जो मेन फंक्शन है वो हमारा कौन कर रहा है, सेरेब्रम, ठीक है। अब बेसल गैंग्लिया, तो ब्रेन के जो हमारा जो सेरेब्रम के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या है, तो वॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। कोई चीज़ मतलब स्मूथली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मसल हमारा कैसे काम करेगा, हम कैसे खड़े होंगे, कैसे चलेंगे, कैसे वॉकिंग करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो सब चीज़ में हेल्प करता है बेसल गैंग्लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, व्हाट इज़ सिंपैथेटिक एंड व्हाट इज़ पैरासिम्पैथेटिक, एक बार इसको जल्दी से समझते हैं। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम वैसे सिस्टम को बोलते हैं जो हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। और जो हमारा जो बॉडी है उसमें जो नर्वस सिस्टम है वो बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड से, और जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड हमारा मिला के बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, किसके थ्रू, तो इससे निकलने वाले नर्व्स के थ्रू। तो जो भी नर्व्स ब्रेन से निकल रहा है, ब्रेन वाले एरिया से, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो भी नर्व्स स्पाइनल कोड से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। टोटल क्रेनियल नर्व्स होते हैं 12 पेयर, मतलब 12 इधर से निकलेगा और 12 इधर से निकलेगा, टोटल 12 पेयर। और टोटल स्पाइनल नर्व्स होते हैं 31 पेयर्स, मतलब कि 31 हमारा इधर से निकलेगा और 31 हमारा इधर से निकलेगा, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना होता है। तो अभी आपने क्या देखा, दिस इज़ ब्रेन और दिस इज़ स्पाइनल कोड। तो जो भी ऑर्गन हमारा कंट्रोल होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई हमारा ऑर्गन है, मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है, तो ऑर्गन हमारा कंट्रोल होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। वो कैसे कंट्रोल होगा, तो एक नर्व्स के द्वारा। ये जो देख रहे हैं आप, नर्व्स यहाँ से निकले हुए हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड से, जो अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ जाएगा। मान लो कि ये हार्ट है, तो हार्ट अपना पंप करेगा कि नहीं करेगा, हार्ट कितना काम करेगा, वो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिसाइड करेगा और मैसेज भेजेगा किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू मैसेज जाएगा। यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि नर्व्स के थ्रू मैसेज जाएगा तो ये ऑर्गन कंट्रोल होगा, नर्व्स के थ्रू जाएगा तो ये ऑर्गन कंट्रोल होगा। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा जो भी नर्व्स यहाँ पे इधर से ऑर्गन्स की तरफ निकले हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ये जो नर्व्स आपको दिख रहे हैं, ये नर्व्स अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के जितने भी नर्व्स साइड में जा रहे हैं, इधर या इधर, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है, मतलब जो भी नर्व्स यहाँ से निकल रहे हैं, तो नर्व्स निकल रहे हैं, तो मान लो कि हमारे पास मान लो 2 ऑर्गन है, एक मान लो हार्ट है और एक मान लो कि आपके हाथ पैर का मसल है, हाथ पैर का मूवमेंट है। तो आप क्या देख रहे हो कि हार्ट के जो मूवमेंट को हम जो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट हमारा कितना काम करेगा नहीं करेगा वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाथ पैर का जो मूवमेंट है उसके को हम लोग सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि वैसे एक्टिविटीज़ या वैसे ऑर्गन्स जिसके मूवमेंट को, जिसके एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री, ठीक है। और जिसके मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। जैसे आपका लंग्स काम करेगा कि नहीं करेगा, आपका हार्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा कि नहीं करेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, डेट इज़ कॉल्ड इनवॉलेंट्री। मतलब वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। मतलब कि कुछ ऐसे नर्व्स
निकल के जाएंगे हमारे ऐसे ऑर्गन की तरफ, जैसे मान लो कि ये हार्ट है, ये मान लो कि लंग्स है, ये मान लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका जो एक्टिविटी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि ये इनवॉलेंट्री है, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड के द्वारा ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है कुछ ऐसे फंक्शंस। और इस टाइप के जो नर्व्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको समझ में आ गया। नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कोड होता है, उससे निकलने वाले नर्व्स को हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स के हैं, एक हमारा कंट्रोल वाला, एक है बिना ऑटोमेटिकली कंट्रोल वाला, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मान लो जैसे कि ब्रेन है और ये स्पाइनल कोड है, तो एक नर्व्स ऐसा होगा, ठीक है, जो किसी ऑर्गन्स के एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और एक ऐसा नर्व्स होगा जो किसी ऑर्गन के एक्टिविटी को क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले हैं, दो नर्व से मिलकर यहाँ पे बने हैं, ये दोनों हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। और दो नर्व्स के बीच में बना है, तो दो नर्व्स के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लियन, इसको बोलते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन के पहले ये वाला जो नर्व है इसको हम लोग बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक, और ये जो नर्व्स के बाद वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक। यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, प्री गैंग्लियोनिक, और ये वाला क्या हो जाएगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है, तो एक में आप क्या देख रहे हो कि प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर है ये वाला, मतलब गैंग्लियन के पहले, वो छोटा है, और यहाँ पे देख रहे हो कि प्री गैंग्लियोनिक बड़ा है, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़ा है, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा है। जिसमें प्री गैंग्लियोनिक बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो भी नर्व्स जिसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बड़ा होगा उस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जिसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा होगा उसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम। ठीक है, या इमरजेंसी नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लो ये ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कोड है, यहाँ से नर्व्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऑर्गन है जिसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आपका छोटा है, ये गैंग्लियन है, ये बड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे गैंग्लियन है, पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़ा है, यहाँ पे कोई ऑर्गन है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन, और इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन। तो आप खुद ही सोचो कि अगर आप नॉर्मल अवस्था में हो, ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम, मतलब इमरजेंसी वाला सिस्टम, इमरजेंसी के कंडीशन में आपके हार्ट में क्या क्या एक्टिविटी होता है, तो हार्ट का एक्टिविटी बढ़ा हुआ रहता है। लंग्स का एक्टिविटी क्या रहेगा, लंग्स आप जोर जोर से सांस लेंगे, मतलब लंग्स की डायलेट रहेगा, एक्टिविटी बढ़ा हुआ रहेगा। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि आप इमरजेंसी कंडीशन में हैं तो उस टाइम आपके बॉडी का फोकस खाना पचाना नहीं रहेगा, आपको बॉडी को बचाना रहेगा, सर्वाइव करना रहेगा भागने में या लड़ने में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो जाएगा। आपका जो सलाइवरी सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा। आपका जो प्यूपिल साइज़ है, जो आँख का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। मतलब कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो भी नर्व्स इस सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप रेस्ट मोड में हो, आराम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका प्यूपिल साइज़, आँख का साइज़ एकदम बिल्कुल छोटा रहेगा, कम रहेगा। आपका हार्ट भी एकदम नॉर्मल काम कर रहा होगा, सांस भी बिल्कुल आप नॉर्मल ले रहे होइएगा। ठीक है, जोर जोर से सांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रेस्ट मोड में हैं तो आपके बॉडी का सारा फोकस आपके खाना पचाने में रहेगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्टिविटी बढ़ा हुआ रहेगा, सलाइवरी सिक्रेशन भी बढ़ा हुआ रहेगा। और इन सब सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, और जो नर्वस सिस्टम इन सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो यहाँ से एक बार समझते हैं। जैसे मान लो ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड है, इससे अलग अलग नर्व्स निकल रहे हैं। कुछ ऐसे नर्व्स होंगे जो सिंपैथेटिक सिस्टम के होंगे, कुछ होंगे जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के होंगे। तो इधर जो है वो हमारा है सिंपैथेटिक सिस्टम का, और इधर जो भी नर्व्स निकला हुआ वो हमारा है पैरासिम्पैथेटिक का। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि सिंपैथेटिक सिस्टम में प्यूपिल साइज़ क्या है, बढ़ा हुआ है, आँख का साइज़ बढ़ा हुआ है। आपका जो स्लाइवरी सिक्रेशन है, मतलब कि जो लार निकल रहा है आपके स्लाइवा से, मुंह सूख जाएगा। हार्ट बीट बढ़ जाएगा तुरंत इमरजेंसी की कंडीशन में। लंग्स चौड़ा हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सांस ले पाएँ। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक्टिविटी डाउन हो जाएगा।
गॉल ब्लैडर का एक्टिविटी डाउन हो जाएगा, इंटेस्टाइन का एक्टिविटी डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपैथेटिक मोड में, इमरजेंसी के मोड में हमारे बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के मोड में इतने सारे चेंजेस आते हैं। ये हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। एक बार आप उस वीडियो को देख के तभी ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, अभी हमने आपको बताया। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे बॉडी के कौन कौन से अलग अलग सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। तो अभी आपने देख लिया, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, पीपल साइज बढ़ जाएगा, ब्रोंकी का डायलेशन हो जाएगा, मतलब लंग्स चौड़ा हो जाएगा, ज़्यादा सांस लेंगे, ब्लड वेसल्स पतले हो जाएंगे ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा इमरजेंसी की कंडीशन में। तो और ये पैरासिम्पैथेटिक के इतने सारे फंक्शंस हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई विथ लेबल डायग्राम, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ विजन। तो आईज का डायग्राम और विजन का जो फिजियोलॉजी है वो हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप उस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर उसकी पीडीएफ को पढ़िएगा, आपको ये वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ किडनी विथ डायग्राम, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मतलब कि किडनी के डायग्राम को समझाना है और हमारी बॉडी में यूरिन मतलब कि पेशाब कैसे बनता है उसको समझाना है, ठीक है। तो आप सिंपल सा पहले एक ऐसे समझो कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं या कोई ड्रग लेते हैं तो ये खाना या ड्रग हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है, अपना काम करेगा और काम करने के बाद हमारे बॉडी से, ये हमारी बॉडी में जमा हुआ नहीं रह जाएगा, ये हमारी बॉडी से इस वेस्ट को निकलना होता है। तो निकलने के लिए हमारे पास ब्लड को फिल्टर करके किसी भी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है किडनी। मतलब किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करके जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो किडनी का शेप कैसा होता है तो आप देख लीजिए। तो किडनी जो है एक हमारे जैसे राजमा शेप का होता है, राजमा चावल आपने खाया होगा, तो बीन शेप का स्ट्रक्चर है इस तरीके से। और इसमें आर्टरी मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड भी जा रहा है और CO2 वाला ब्लड यहाँ से, दोनों का ब्लड वेसल्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो बाहर वाला जो पार्ट है, ये जो बाहर वाला किडनी का जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये सब जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। मतलब किडनी के बाहर वाला पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं, ठीक है। जो बीच में जो खाली जगह है, ये वाला, ये जो खाली जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। और इस तरीके से आप देख रहे होगा डिज़ाइन, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस तरीके से एक अलग सा डिज़ाइन बना हुआ है पिरामिड टाइप का हमारे मेडुला में, जिसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। किडनी का स्ट्रक्चर क्या है? तो बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसका किडनी होता कहाँ पे है? तो ये हमारे पीछे वाले पार्ट में, जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है पेस्टेरियल, जो पेट के पीछे वाले पार्ट में साइड में, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है इस तरीके से, तो इस वाले एरिया में आपका किडनी पाया जाएगा, ठीक है, पीछे वाले साइड में। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। और इसके बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं, ठीक है। इसमें अंदर पिरामिड्स होते हैं, कैलिक्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो किडनी है वो हमारे अलग अलग टाइप के, किडनी जो है लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। और नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बना होता है। और इसको हम लोग ट्यूब के स्ट्रक्चर का इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ब्लड वेसल्स इस तरीके से आते हैं, ब्लड वेसल्स इस तरीके से निकलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट होता क्या है कि ब्लड हमारा इधर से आया, ठीक है, इस ऐसे जाता है। तो जो भी ब्लड में जो वेस्ट है, ये पीला कलर का, वो वेस्ट यहाँ से छन के, यहाँ से इस तरीके से छन के
वो हमारे टिब्यूल्स वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। इस वाले एरिया में हमारे पहुंच गए यहाँ पे, और यहाँ से पहुँचने के बाद इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, डीसीटी तक पहुँचते हैं। डीसीटी तक पहुँचने के बाद फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में और यूरिन बन के यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से नेफ्रॉन के थ्रू हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो नेफ्रॉन में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। कैसे होता है उसको आप लोग एक बार समझिए। जैसे मान लो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये हमारा पीसीटी है, ये हमारा लूप ऑफ हेनली है, ठीक है, लूप ऑफ हेनली है, ये हमारे डीसीटी है, और ये हमारे मान लो कि कलेक्टिंग डक्ट है, इस तरीके से। तो सबसे पहले जो ब्लड हमारा इस तरीके से यहाँ से ब्लड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ब्लड इस तरीके से जाएगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर होकर वो हमारे यहाँ पे पीसीटी में पहुँच गया। तो पहला जो ग्लोमेरुलर से जो फिल्टर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप। सेकेंड कि फिल्टर होकर आप क्या देख रहे हो कि हमारे नेफ्रॉन के इस यहाँ पे ट्यूब में वेस्ट मटेरियल जो है पहुँच गया है इस तरीके से बहुत सारा। तो जब ये फिल्टर होता है तो कुछ हमारे ज़रूरी के जो एक्स्ट्रा जो वाटर थे जो कि ब्लड में होना चाहिए था, या कुछ ज़रूरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि ब्लड में होना चाहिए था, वो फिल्टर होकर यहाँ पे आ गया है। तो वो वापस से वो यहाँ से तुरंत फिर वापस से ब्लड वेसल्स में दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, दोबारा से ब्लड में चला जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, वापस से सब्सटेंस जो है ट्यूब से कहाँ चला जा रहा है, ब्लड में चला जा रहा है। अब यहाँ पे इस एरिया में ब्लड वेसल्स होते हैं कि अब मान लो कि जब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था तो कुछ एक्स्ट्रा जो वेस्ट जो कि ट्यूब में होना चाहिए था अब वो ब्लड में चला गया। तो वापस से ये जो ट्यूब है फिर वापस से यहाँ से सिक्रीट होके फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे पहुँच जाएगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है जिसको हमारे बॉडी से बाहर निकलना है, और फाइनली यहाँ से यूरिन बन के बाहर निकल जाएगा। मतलब कि अलग अलग स्टेप में आपने क्या देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और फिर यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है, वापस से जो ब्लड से हमारे ट्यूब में जो वेस्ट है वो पहुँच रहा है। मतलब कि 3 स्टेप में यूरिन का फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो ग्लोमेरुलस होता है, वोमेंस कैप्सूल, ये वाला जो कैप्सूल बन रहा है वोमेंस कैप्सूल, रीनल टिब्यूल्स, ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल ये वाला जो पार्ट है, लूप ऑफ हेनले ये वाला जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले, डीसीटी ये वाला जो पार्ट है डीसीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट ये वाला जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। यूरिन कैसे बनता है, तो फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कि सबसे पहले जो हमारा ये वोमेंस कैप्सूल जो है इस तरीके से यहाँ पे ब्लड आता है और यहाँ से छन के फिल्टर होके जो वेस्ट है वो हमारे ट्यूब्यूल में पहुँचा, जिसको हमने वो क्या बोला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड है हाई प्रेशर में फिल्टर होता है, और जो भी वाटर और ग्लूकोज एमिनो एसिड है वो सब हमारे वोमेंस कैप्सूल में पहुँच जाता है, ठीक है, इस तरीके से फिल्टर होके। फिर जो एक्स्ट्रा जो पहुंच गया था वापस से ट्यूबुलर के द्वारा रीएब्जॉर्ब होके वापस से कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये कहाँ पे होता है, तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में होता है, इस वाले एरिया में, यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में होता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा जो यूजफुल सब्सटेंस जो आ गए थे फिल्टर होके वापस से वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। और फिर तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, वो हमारे कहाँ पे होता है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में या फिर हमारे कलेक्टिंग डक्ट में ये होता है। और जो एक्स्ट्रा जो मतलब कि पोटेशियम, अमोनियम या भी जो भी वेस्ट मटेरियल जो हमारे ब्लड में आ गया था वापस से वो कहाँ चला जाएगा, ट्यूब में चला जाएगा, और फिर वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और किडनी के क्या क्या फंक्शन है, तो आपने क्या देख लिया कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे ब्लड से फिल्टर करके उसको बाहर निकालना, ब्लड को मतलब कि फ़िल्टर करना, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखना, कि जब भी पानी अगर आप कम पियोगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा ताकि हमारे ब्लड में वाटर का क्वांटिटी बना रहे, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को ही बना के रखता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, एसिड बेस बैलेंस बना के रखता है। तो ये सारे किडनी के फंक्शंस हैं, आप लोग एक बार पीडीएफ पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हार्मोन ऑफ थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड इन एंड देयर फंक्शंस एंड डिसऑर्डर, कि हमको ये थायराइड ग्लैंड के, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड और इसके जो फंक्शंस हैं और इसका डिसऑर्डर, मतलब इसमें से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन कौन सा काम करता है, ठीक है, और उस हार्मोन की कमी होने से या ज़्यादा होने से कौन कौन से डिजीज़ या डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसको देखना है। तो सबसे पहला ग्लैंड है थायराइड, ठीक है। थायराइड का लोकेशन कहाँ पे होता है, आपको ऑलरेडी पता है। थायराइड का जो लोकेशन है वो हमारा ये वाला एरिया, जो ट्रैकिया वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे थायराइड का लोकेशन होता है।
और थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारे 3 तरह के जो हार्मोन है वो रिलीज़ करते हैं, थायरोक्सिन, T4, ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3 एंड कैल्सिटोनिन। 3 तरह के हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है? तो हमारे बॉडी के जो भी मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। ये हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग इसको देखिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और हमारे बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है और हमारे बॉडी में जो ब्लड कैल्शियम लेवल है, ब्लड में कितना कैल्शियम होगा, उन सब को कंट्रोल करने में हेल्प करता है हमारे जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो। डिसऑर्डर मतलब क्या हो सकता है कि अगर थायराइड ज़्यादा अगर सिक्रीट होने लगा, जो हमारा ग्लैंड है वो ज़्यादा अगर थायराइड हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और अगर कम थायराइड बनाना स्टार्ट किया तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। और उसी की वजह से होता है गोटर, मतलब घेघ रोग, कि जब कभी भी थायराइड की मतलब आयोडीन की कमी हो जाती है, क्योंकि आयोडीन से ही बनता है हमारे T4 और T3, जो थायराइड हार्मोन है उसको बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ता है। जब हम कभी आयोडीन नहीं खाते हैं तो हमारा जो थायराइड जो ग्लैंड है वो अपना साइज़ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, साइज़ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और एक समय में बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं घेघ रोग या गोटर, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड ये 3 बीमारियाँ हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और गोटर, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होते हैं? तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे एक दूसरा ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे पोस्टीरियर मतलब थायराइड ग्लैंड के पीछे पाए जाते हैं। इसमें जो हार्मोन है वो पैराथायराइड हार्मोन है। इसका काम क्या है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना, इसका काम है। और इसकी वजह से डिसऑर्डर क्या हो सकता है? तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है, सॉरी हाइपोपैराथायराइडिज्म या हाइपर पैराथायराइडिज्म। मतलब कि अगर पैराथायराइड हार्मोन अगर लो से कम बन रहा है तो हाइपो, ज़्यादा बन रहा है तो हाइपर। एडिनल ग्लैंड क्या होता है? तो हमारे अभी हमने आपको बताया किडनी एक ग्लैंड होता है, किडनी के यहाँ पे सरफेस पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जैसे कि एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एंड्रोजन, ये सब हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ठीक है। और ये किडनी के ऊपर पाया जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। और इसमें ये अलग टाइप के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। इसका क्या काम है? तो ये हमारे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। ब्लड में हमारे जो स्ट्रेस है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी के सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी कंट्रोल करता है। दूसरा एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और इमरजेंसी में ये रिलीज़ होता है, ये हार्ट की एक्टिविटी को, जैसे आपने अभी देखा सिंपैथेटिक सिस्टम, तो सिंपैथेटिक सिस्टम कैसा है? इमरजेंसी नर्वस सिस्टम है। तो इमरजेंसी में यही हार्मोन रिलीज़ होते हैं और हमारे अलग अलग एक्टिविटी को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। मतलब फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन का ये हार्मोन है, ठीक है। डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? तो जब एड्रेनलिन, जब ग्लैंड का सिक्रेशन जब बहुत कम होने लगता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एडिशन डिजीज़, ठीक है। और इसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, स्किन काला काला पड़ने लगेगा। दूसरा डिजीज़ होता है कसिंगसन डिजीज़, बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ होने लगेगा, ठीक है। तो आपका फेस मतलब आपकी जो मोटापा बढ़ जाएगा, फेस दूसरे टाइप का हो जाएगा, मसल्स में वीकनेस होने लगेंगे, ठीक है। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं कसिंगसन डिजीज़। उसके बाद है फियोक्रोमेटोमा, ठीक है, ये मतलब ट्यूमर टाइप का होना स्टार्ट हो जाएगा आपके एड्रेनल ग्लैंड में। तो इस टाइप के जो अलग अलग डिजीज़ है वो आपके एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ लेबल डायग्राम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाना है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या मतलब है कि जो नया जो रिप्रोडक्शन कराने के लिए या नया जनरेशन बनाने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग सिस्टम होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है कि मेल का जो गैमेट है स्पर्म बनाना और फीमेल का जो गैमेट है वो ओवम बनाना और उसको दोनों को फर्टिलाइज करके एक नया यंगवन बनाना, यही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में क्या क्या होते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्पर्म जो है वो हमारा बनता है, ठीक है। एक अंडा टाइप का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, अंडा टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस इस तरीके से 2 टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस के चारों तरफ एक इस तरीके से कवर होता है, कवर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। और टेस्टिस के अंदर यहाँ से इस तरीके से स्पर्म बनता है और इस तरीके से दोनों टेस्टिस से वो स्पर्म आगे ऐसे वासा डिफरेंशिया से होते हुए
आगे बढ़ता है, ठीक है, और फिर वो हमारे यूरेटर के थ्रू, पेनिस के थ्रू वो बाहर निकलता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स है, उसको एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस से एक पतला सा पाइप जुड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडाइडेमिस, ठीक है, और यही आगे चल के बनता है वासा डेफरेंसिया। और यहाँ पे कुछ अलग ग्लैंड्स वहाँ पे अटैच होते हैं। फिर ये आके जो यूरिथ्रा, जो लाइनिंग है, जो हमारे पेशाब का भी रास्ता है और स्पर्म निकलने का भी रास्ता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रा। और फिर यहाँ पे पेनिस। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो मिला के बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे के बना हुआ है अभी हमने बताया। इसका काम क्या है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्टोर करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। इसमें ऑर्गन्स है मेन हमारा टेस्टिस। टेस्टिस हमारे ओवल शेप, अंडे शेप का होता है। और ये स्क्रोटम, जो टेस्टिस जिस थैली में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम होता है। और ये मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहीं पे बनता है हमारे सीमन स्पर्म, ठीक है। सीमन हमारा बनता है कहाँ पर, टेस्टिस में ही। स्क्रोटम क्या है, तो स्क्रोटम टेस्टिस के चारों तरफ एक लेयर होता है, थैली होता है, चमड़ा का स्किन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। एपिडाइडाइडमिस क्या है, तो एपिडाइडाइडमिस जैसे मान लो कि ये हमारा टेस्टिस है, तो टेस्टिस से इस तरीके से एक मोटा सा पाइप निकला हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडाइडाइडमिस। इसका काम क्या है, तो जो भी स्पर्म बनेंगे उसको टेम्प्रोरी स्टोर करने का काम करता है। फिर पतला सा जो पाइप है, ये पाइप जो आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, ये पाइप आगे की तरफ बढ़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंस। और वासा डिफरेंस का क्या काम है, तो ये स्पर्म को कैरी करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं एजुकुलेशन के टाइम, सेक्स करने टाइम। और सेमिनल वेसिकल्स का क्या काम है कि जब स्पर्म आगे बढ़ता है तो वहाँ से कुछ फ्लूड, सेमिनल वेसिकल से कुछ जो फ्लूड है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, यहाँ से जो कुछ फ्लूड निकल के हमारे स्पर्म में मिक्स होते हैं ताकि स्पर्म को आगे बढ़ने में हेल्प मिले। स्पर्म में जो स्मेल जो आता है वो उसी की वजह से आता है और वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, वहाँ पे ग्लैंड भी होता है, ठीक है, वो उसको मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड बनाने में, मतलब कि स्पर्म को आगे बढ़ाने में, मोटिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जो स्पर्म का जो कलर जो मिल्की वाइट जो होता है वो इसी वजह से होता है। कुछ अलग ग्लैंड्स भी होते हैं। यूरिथ्रा, पेनिस का मतलब पेशाब का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रा, और उसी रास्ते से स्पर्म और यूरिन दोनों निकलता है, ठीक है। पेनिस ये एक्सटर्नल ऑर्गन है, ये हेल्प करता है स्पर्म को मतलब कि फीमेल के सेक्सुअल में, इंटरकोर्स में अंदर पहुंचाने में हेल्प करना, सीमेन को अंदर डालने में हेल्प करता है पेनिस। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स थे, ठीक है। इसी में एक टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का बनना। तो आपको पता है कि ये मान लो कि टेस्टिस है, तो टेस्टिस के अंदर इस तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसी में और छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और यहीं पे बनता है स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म बनता कैसे है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कैसे होता है, तो पहले एक सेल है, फिर उससे डिवाइड होकर 2 सेल बना, फिर उससे डिवाइड होकर 2 सेल बना, और इस तरीके से फाइनली हमारा बनता है स्पर्म सेल, ठीक है। तो जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सिंपल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड सेल है, फिर इससे डिवाइड होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनेगा, फिर इससे डिवाइड होकर स्पर्मेटिड बनेगा, और फाइनली वो हमारा स्पर्म बनेगा, हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे स्पर्म बनने को, जिसमें FSH है, LH है, टेस्टोस्टेरोन है। ये हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे स्पर्म बनने को रेगुलेट करते हैं। फंक्शंस क्या क्या हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो आपको पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या रहेगा, तो स्पर्म का बनाना, उसका प्रोडक्शन करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनाना, और इस तरीके से हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका ये फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, में हमारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा है यूट्रस, ठीक है, ये है सर्वाइक्स, ये ओपनिंग हमको बोलते हैं इसको वेजाइना, ये है हमारा ओवरी, ये है फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। होता क्या है कि ओवरी में यहाँ पे छोटे छोटे एग होते हैं जिसको हम लोग फीमेल गैमिट बोलते हैं। ओवम मतलब कि अंडा। ओवम हर महीने यहाँ से निकल के इस फ्लोपियन ट्यूब में पहुँचता है और धीरे धीरे वो पहुँचता है हमारे यूट्रस में,
और इधर से अगर स्पर्म जाएगा इंटरकोर्स के थ्रू, सेक्स के थ्रू, तो स्पर्म इस ओवम से मिल के फर्टिलाइज होगा और यहाँ पे यूट्रस में फाइनली बेबी बनेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने कितने ऑर्गन्स देखे हैं? एक तो हमारे पास टेस्टिस होता है जिसमें स्पर्म बनता है, तो यहाँ पे क्या है? ओवरी है, जहाँ पे क्या बन रहा है? ओवम बन रहा है। फ्लोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, सर्वाइकल है, और यहाँ पे ओपनिंग जिसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओपनिंग को वेजाइना बोलते हैं, ये वाला सर्विक्स हो गया, ठीक है, ये हमारे यूट्रस हो गए, ठीक है, यूट्रस हो गए, ये फ्लोपियन ट्यूब हो गया, ये ओवरी हो गया जहाँ पे छोटे छोटे अंडे होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग की ओवम बोलते हैं या एग बोलते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हो गए। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म बन रहा था, वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम होगा? तो एग बनाना, उसका फर्टिलाइजेशन करना, प्रेगनेंसी करना, चाइल्ड बर्थ करना, सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो इतने सारे फंक्शंस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। इसमें पहला ऑर्गन है ओवरी। ओवरी का क्या काम है? तो एग का प्रोडक्शन करना, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब का क्या काम है? तो फ्लोपियन ट्यूब का क्या काम है? तो जैसे मान लो ये इस तरीके से यहाँ पे ओवरी है, यहाँ से एवं निकला, तो ये फ्लोपियन ट्यूब ये वाला जो है इसका काम क्या है? तो एक पैसेज प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पे जो ओवम है उसके थ्रू वहाँ पे जा सके, ठीक है। तो ये ओवरी को और यूट्रस को क्या कर रहा है? ये ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है, ये जो ट्यूब है, और यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये एग को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है। यूट्रस का क्या काम है? तो यूट्रस हमारा यहाँ पे जो ऑर्गन है ये वाला एक खाली स्ट्रक्चर है कि जब भी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पे बच्चे का क्या होता है? वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। और बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? तो यूट्रस में ही होता है। सर्वाइकल क्या है? तो सर्वाइकल एक मतलब रास्ता है, ठीक है, जो मतलब स्पर्म को आगे जाने में हेल्प करता है, ठीक है, वहाँ पे नैरो रास्ता है। और ये आगे चल के मतलब आगे वाला जो पार्ट है उसको वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। और वेजाइना क्या है? तो ये बाहरी स्ट्रक्चर है, बाहर वाला जो पार्ट है, और ये एक कैनाल की तरह है, एक मतलब कि नैरो पैसेज है, ठीक है। और इसी के थ्रू मतलब जो स्पर्म है और जो इंटरकोर्स है वो होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझो कि जैसे मान लो कि ये हमारा यूट्रस है, ये सर्वाइकल है, ये वेजाइना है, और ये मान लो कि ये हमारे ओवम है, ठीक है, इस तरीके से। तो होता क्या है कि हर महीने एक ओवरी से एक ओवम यहाँ पे इस तरीके से फ्लोपियन ट्यूब के होते हुए यहाँ से रिलीज़ होगा, और रिलीज़ होकर यहाँ पे हमारे पहुँचता है यूट्रस में। तो जैसे ही ओवम यहाँ से रिलीज़ होता है तो हमारे बॉडी को क्या लगता है कि यहाँ पे बेबी आने वाला है, बेबी इम्प्लांटेशन होने वाला है, क्योंकि इधर से स्पर्म जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे बेबी बनेगा, बेबी का इम्प्लांटेशन होने वाला है। तो हमारा जो बॉडी है पहले ही ये जो यूट्रस वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसकी लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर देता है। मतलब बहुत ज़्यादा मोटा बनाना है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होने लगेगा, लाइनिंग मोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि स्पर्म गया ही नहीं, सेक्स हुआ ही नहीं या फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो जो लाइनिंग बना था वो तो किस काम का रहा नहीं। तो अब लाइनिंग धीरे धीरे टूटने लगता है और वही बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है वेजाइनल जो रास्ता है उसके थ्रू ब्लड के फॉर्म में, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और ये जो पूरा साइकिल है उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे पहले क्या होता है कि 4 से 5 दिन तक ब्लड निकलता है, ठीक है, ब्लीडिंग निकल रहा है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसमें जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग था यूट्रस का वो टूट जाता है, वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। सेकेंड जो लाइनिंग है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ क्या होते हैं कि जब ये जो यहाँ से ओवम जो यहाँ पे रिलीज़ हुआ था, ठीक है, तो रिलीज़ होने के बाद जो ओवम यहाँ से यहाँ तक जो पहुँच रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़। इसी बीच में जो फॉलिकल्स हैं वो बढ़ते हैं, और इसी बीच में मतलब कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होने का चांस रहता है, ठीक है। ओवुलेशन क्या है कि जब यहाँ से ओवम से यहाँ से जो एग है वो रिलीज़ हो गया, उसी को बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग फेजेज़ हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, देख लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है? तो जैसे जो एग है उसको बनाना, रिलीज़ करना, जो हार्मोन्स है उसको रिलीज़ करना, ठीक है, स्पर्म को रिसीव करना, फर्टिलाइजेशन करवाना, बेबी का इम्प्लांटेशन करवाना, बच्चे का चाइल्ड बर्थ करना, ये सारा काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड एंड स्प्लीन एंड फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर को बताना है, समझाना है, ठीक है।
तो हमारे बॉडी में आपको पता है, हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। हार्ट है, हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाना। उसी तरीके से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे वेसल्स होते हैं जिसको ब्लड वेसल्स नहीं बोलेंगे, इसमें अलग टाइप का लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। इस तरीके से ये ब्लड नहीं है, ये लिम्फ है। और ये भी लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये क्या है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंच रहा है। ये ब्लड नहीं है, लिक्विड है सिर्फ, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंच रहा है। ये भी पाइप के थ्रू ही पहुंच रहा है, ठीक है। और बीच बीच में कहीं कहीं पे कोई ऑर्गन्स है, कहीं कहीं पे कोई ऑर्गन्स है। तो ये जो लिक्विड भरा है जिसको हम लोग क्या बना, लिम्फ बोला। और ये जो वेसल्स है, जो पाइप है जिसके थ्रू लिम्फ ट्रेवल कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल्स। और जो ऑर्गन्स कहीं कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे हार्ट यहाँ पे उसका ऑर्गन था, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा, इसको एक बार पढ़ते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो एक नेटवर्क ऑफ लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ नोड्स है, स्प्लीन है, थाइमस है एंड टॉन्सिल है। कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, मतलब जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ब्लड की जगह पे क्या है, लिम्फ है, पानी टाइप का। उसके चलने के लिए एक पाइप भी है जिसको हम लोग लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। कहीं कहीं पे उसके रिलेटेड ऑर्गन भी है जिसको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी में क्या करता है, तो फ्लूइड को, बैलेंस को बना के रखता है, फैट का एब्जॉर्प्शन करता है इंटेस्टाइन में, और बॉडी के इम्यून सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, तो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बीन शेप ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे लिम्फ वेसल्स के अलोंग, मतलब साइड में पाए जाते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। और इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला भी होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, तो ये लिम्फ को मतलब फिल्टर करता है बैक्टीरिया, वायरस और फॉरेन पार्टिकल से, ठीक है। और हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं लिम्फोसाइट्स, उसको मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो इम्यून सिस्टम में भी हमारा लिम्फ नोड्स काम करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसी तरीके से स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये हमारे जो पेट में डायफ्राम के पीछे नीचे में पाया जाता है, स्टोमक के पीछे में। जैसे कि ये मान लो कि अगर ये पेट वाला एरिया है, तो यहाँ पे पीछे में, यहाँ पे सामने ये हमारे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है हमने 3 मार्क्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पे वाइट पल्प, रेड पल्प स्ट्रक्चर होते हैं, आपको पता है। इसका क्या काम होता है, तो ब्लड को फिल्टर करना, उसके जो डैमेज जो ब्लड है या जो डेड ब्लड सेल्स हैं उसको रिमूव करना, ठीक है, लिम्फोसाइट्स बनाना, एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। और ब्लड को रिजर्व करके रखना कि इमरजेंसी कंडीशन में अगर ब्लड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। प्लेटलेट को भी स्टोर करके रखता है और इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो लिम्फ क्या है, तो लिम्फ पानी की तरह क्लियर, ये मतलब लिक्विड होता है लिम्फ, ठीक है, पानी की तरह लिक्विड होता है। इसका क्या काम होता है, ठीक है, लिम्फ बनता कैसे में, तो जो ब्लड प्लाज्मा फिल्टर आउट ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ क्या है, तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वही फिल्टर कर करके टिश्यू वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, उसी को बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लिम्फ है वापस ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जो कुछ बच जाते हैं वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में चले जाते हैं, उसी को हमने क्या बोला, लिम्फ बोला। और इस लिम्फ का क्या काम है, तो ये प्रोटीन को जो एक्स्ट्रा जो ब्लड से निकल के चला गया था उसको वापस पहुंचाना, फैट का एब्जॉर्प्शन करवाना, ठीक है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल्स को किल करना, ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच में मेंटेनेंस प्रोवाइड करना फ्लूइड का। इस तरीके से इसके फंक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो वीडियो था जिसमें हमने 3 मार्क्स के 2 वीडियो बनाए थे, और ये हमारा 6 मार्क्स का एक वीडियो है जिसमें 1 से 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट हो, ठीक है, वीडियो आपको पहला, दूसरा और तीसरा लगातार इस तरीके से देखना है। उसके बाद फिर आपको PDF पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछिएगा, या पर्सनली हमको व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट आपको सारे वीडियो को 2 बार देखना है और PDF को पढ़ के जाना है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।